डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख साधन, पार्ट 9। आज अपन करेंगे विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री, और चीनी यात्रियों में हम करेंगे पहला फाहियान। फाहियान जो चीनी यात्री था उसने भारत की यात्रा की, और ये लगभग 399 ईस्वी से लेकर और 414 ईस्वी तक इसने भारत की यात्रा की। अपने देश से चलकर, चीन से चलकर ये भारत आया और भारत से वापस चीन चला गया। तो ये 15 साल का जो अवधि है ये इसकी भ्रमण की रही। उसने फाहियान ने बौद्ध सिद्धांतों, नियमों, बौद्ध मठों के बारे में, शिक्षा के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये गुप्तकालीन चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के शासनकाल में इसने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की। उसने विभिन्न प्रांतों की शासन व्यवस्था, सामाजिक अवस्था आदि का पूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया है। उसने ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में उसने प्रवेश किया और संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए श्रीलंका से चीन वापस लौटा। फाहियान जो था उस समय यात्रा की जबकि भारत में एक तरह से हम देखें तो गुप्त काल का जो शासन था, जो कि स्वर्ण युग कहलाता था, उस समय उसने भारत में यात्रा की। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो शांति और व्यवस्था थी, जनता जो सुखी थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ का व्यापार और सामाजिक व्यवस्था सब उच्च कोटि का था, उन सब का वर्णन उसने दिया है। उसने छोटी से छोटी जानकारी भी हमें उपलब्ध कराई है, जैसे कि वो लिखता है अपनी रचना में। फाहियान लिखता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हालांकि उसने शासक का नाम नहीं लिखा है, कि गुप्त काल के अंतर्गत, और हम देखें कि यहाँ के लोग इतने सुखी और संपन्न थे कि वो अपने मकानों में ताले तक नहीं लगाते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। लोगों के नैतिक उन्नति के बारे में भी उसने वर्णन किया है। यहाँ के लोग बहुत शाकाहारी थे, प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते थे, मद्यपान का भी नहीं करते थे, कोर्ट कचहरी में भी विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार से एक विदेशी यात्री के द्वारा भारत की जनता के बारे में, जो उनके नैतिक मूल्यों के बारे में, यहाँ की सुखी संपन्नता के बारे में जो वर्णन दिया है वो बहुत ही मूल्यवान है और समकालीन वर्णन है, आंखों देखा वर्णन है। एक विदेशी यात्री भारत में आ रहा है, भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा कर रहा है, उत्तर से लेकर और दक्षिण भारत तक वो प्रवेश करता है भारत में, और यहाँ विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर लोगों से पूछकर वो जानकारी जुटाता है। तो ये जानकारी, गुप्तकालीन जानकारी जो है बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है और गुप्तकालीन इतिहास के बारे में हमें उपलब्ध कराती है। तो फाहियान का विवरण हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण यात्री आता है हेनसांग। हेनसांग 629 ईस्वी से लेकर और 645 ईस्वी तक उसने भारत में यात्रा की। हर्षवर्धन के समय में इसने भारत में यात्रा की और उस समय दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत की उसने यात्रा की। उसने पश्चात देशों का इतिहास नामक, जो कि सीयूकी के नाम से जानी जाती है, की ग्रंथ की रचना की। उसने हर्षवर्धन के समय, जो कि हम देखें 606 से 648 तक का जो समय है, उसके समय में उसने यात्रा की और हर्षवर्धन के दरबार में भी वो कुछ समय तक रहा और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी उसने दी है। तो हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट भी अपनी रचना लिख रहा है, हर्षवर्धन स्वयं ने नाटक लिखे हैं और साथ ही हेनसांग ने भी उसके बारे में वर्णन दिया है। तो 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में भी हमें तुलनात्मक अध्ययन प्राप्त हो जाता है विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत। तो हेनसांग ने मुख्य रूप से हम देखें तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक अवस्था आदि का वर्णन तो दिया ही है, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण वर्णन वो शिक्षा के बारे में देता है। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में वो स्वयं रुका था। उसने विभिन्न बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन किया और अपने साथ वो कई पांडुलिपियों को, उनका वो हम कहें अनुवाद करके वो अपने साथ ले गया, जिससे कि भारत का बौद्ध धर्म और अधिक तेजी से चीन में फैला। इसके
इसके अतिरिक्त उसने भारत में बौद्ध मठों के बारे में, बौद्ध विहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नालंदा के बारे में जो उसने जो जानकारी दी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, कि नालंदा के बारे में वो बताता है कि ये विश्व स्तर का विश्वविद्यालय था और यहाँ पर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को एक प्रवेश शिक्षा के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती थी। उस परीक्षा में पास होने के बाद ही उस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। इसके अलावा नालंदा का ढांचा किस प्रकार से बना हुआ था, वहाँ का उसने सभा भवन, परीक्षा का हम कहें परीक्षा का वातावरण किस प्रकार का था और कौन कौन से विद्वान थे उनके नाम दिए हैं। इसके अलावा वो लिखता है कि यहाँ पर पढ़ाने के लिए विभिन्न देशों से यहाँ से जो अध्यापक आते थे वो बड़े ही योग्य होते थे, विद्वान होते थे और विद्यार्थियों में वाद विवाद की प्रथा थी। किसी भी विषय पर वो वाद विवाद होता था, उसके बाद ही निर्णय होते थे। तो ये सारी जानकारी उसके द्वारा दी गई है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है कि प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र भी थे भारत में, वो कितने उच्च कोटि के थे और उनका विभिन्न देशों से यहाँ लोग आकर यहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे। वो भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी प्रकार से उसने अगला यात्री जो हम देखें इत सिंह है, वो 673 से लेकर 673 से लेकर 695 तक उसने भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के बाद जो तत्कालीन धार्मिक स्थिति है उसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी है। वो भी नालंदा में 10 साल तक वो रहा और उसके शिक्षा और बौद्ध धर्म के बारे में उसने जानकारी दी है, जो कि मूल्यवान है। धन्यवाद।